प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। Morning to one and all. Today's resource person for the first section is Dr. Vishwanath Mishra sir. He is the Associate Professor of Department of Political Science, Arya Mahila PG College, PNU, Varanasi. And he has worked in as lecturer in Political Science, Sadanand Degree College, and he has done his PhD in from Department of Political Science, Banaras Hindu University, Varanasi. He has been the associate awarded by Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, India, in 2013, and he has published 6 books till now, and 2 books are in process, and there are 6 chapters in books also. And he has also published 5 articles and various research papers around 86. And he has been nominated as subject expert by Jharkhand Public Service Commission in 2019 and nominated as subject expert by Kendriya Vidyalaya 39 GTC Varanasi. And he has delivered as online keynote address in National Philosophy Day organized by Shri Mata Vaishno Devi Vidyalaya, Katra, which is in Jammu and Kashmir. So we welcome you and sir will be enlightening us with research philosophy and ethics. धन्यवाद अंकिता जी। मैं Thank you, sir. आप सभी सहभागियों का आभारी हूँ और विशेष रूप से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर आर.टी. बेर्डे साहब का, और जो हम लोग एक सप्ताह के कोर्स में आज पहले लेक्चर के लिए उपस्थित हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौतम प्रसाद जी का, जिन लोगों ने मुझे इस मंच पर रिसर्च फिलॉसफी एंड एथिक्स पर बोलने का अवसर दिया। वास्तव में रिसर्च फिलॉसफी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है, यह रिसर्च की इपिस्टेमोलॉजी है, और यह रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एथिक्स को भी प्रभावित करती है। इसको ऐसे समझें बहुत संक्षेप में एक लाइन में कि जो रिसर्च फिलॉसफी है वह थ्योरेटिकल है, और जो रिसर्च एथिक्स है वह रिसर्च का ऑपरेशनल पार्ट है। इस संक्षिप्त चर्चा को आइए अब हम लोग आगे कुछ ठोस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और यह जानने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हर पीएचडी कोर्स के लिए अनिवार्य था, तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम लोग अब रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च एथिक्स की भी बात करने लगे हैं। और आज जहां हम पहुंचे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, वास्तव में किन पड़ावों से गुजरते हुए रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च एथिक्स का मसला यहां तक पहुंचा है। तो देखिए कि हमारे सनातन परंपरा में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। आप लोग हमें सुन पा रहे हैं ना? I will try to speak bilingually. So what I am saying that in Indian tradition, generally we used to say that सा विद्या या विमुक्त है, मतलब कि जो ज्ञान है वह हमें क्या करती है? मुक्त करती है। ग्रीक ट्रेडिशन में भी हम लोगों ने इसको इसी तरीके से कहने का कोशिश किया, तो कहा वर्च्यू इज नॉलेज। लेकिन सनातन ट्रेडिशन में जब सा विद्या या विमुक्तये कहा गया, तो इसी को गुड फॉर नथिंग कहने वाले
चार्वाक दर्शन की भी एक परंपरा, चार्वाक फिलॉसफी की एक परंपरा हमारे यहाँ रही है। और इसी तरह रिपब्लिक के सेकेंड और थर्ड पार्ट में जब सोफिस्ट डायलॉग के लिए आता है तो वह भी वर्च्यू इज नॉलेज को गुड फॉर नथिंग कह रहा होता है। अब दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं कि एक ऐसा नॉलेज जिसमें एक रिवीलिंग फोर्स होता है उसको नॉलेज बताया जा रहा है, और जब उसको नॉलेज बताया जा रहा है तो उसके आधार पर एक रिसर्च फिलॉसफी बनेगी। और ठीक उसी समय ग्रीक ट्रेडिशन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया और इंडियन ट्रेडिशन का भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब ये रिवीलिंग एलिमेंट वाले नॉलेज को गुड फॉर नथिंग कहा जा रहा है तो उसकी भी एक रिसर्च फिलॉसफी होगी और उसकी एक रिसर्च इथिक्स होगी। अब जो वर्च्यू इज नॉलेज है या सा विद्या या विमुक्तय है, उसके आधार पर किस तरह की रिसर्च फिलॉसफी बनी और किस तरह के ग्रंथ लिखे गए, तो इसका एग्जाम्पल एक तो हमको प्लेटो का रिपब्लिक ही मिलता है, और भारत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। उसमें से एक का मैं नाम लेना चाहूँगा, कठोपनिषद। आप सभी लोग कठोपनिषद के बारे में का नाम सुने होंगे, जिसमें नचिकेता और यम के बीच में डायलॉग है, संवाद है। और वहाँ पर जो यम है, जो मृत्यु का देवता है, वह नचिकेता को हर तरह के प्रलोभन देता है कि तुम जो ये रिवीलिंग एलिमेंट वाला नॉलेज है उसकी बात छोड़ दो, और जो मटेरियल गेन जिस नॉलेज के जरिए हो सकता है उस मटेरियल गेन वाले नॉलेज को हमसे ले लो। लेकिन आप सबको पता है कि नचिकेता ने उसको, जो यमराज का ऑफर था, उसको रिजेक्ट किया और उसने एक जो रिवीलिंग फोर्स वाला नॉलेज था उसी को जानने समझने की बातचीत कही। यह जो है वह है अपने को जानना। ग्रीक ट्रेडिशन में इसी को कहा गया दाई योर सेल्फ, अपने को जानो। लेकिन जब ग्रीक ट्रेडिशन में दाई योर सेल्फ कहा गया तो उसमें अपने जो लिमिटेशंस हैं, इंडिविजुअल के जो लिमिटेशंस हैं, उसको जानने पर फोकस किया गया। और इंडियन ट्रेडिशन में देखिए तो आप पाएंगे कि इंडियन ट्रेडिशन में अपने लिमिटेशंस को जानने पर ही बातचीत नहीं की गई, बल्कि उस लिमिटेशन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, हम कैसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत की गई। कुछ ऐसा ही प्रयास प्लेटो करता है अपने आइडियल स्टेट में, और आइडियल स्टेट में जब वह एक नॉलेज को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, एक रिसर्च फिलॉसफी लेकर के आता है, तो उस रिसर्च फिलॉसफी का क्या एम है, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि एडिटस के नेतृत्व में, लीडरशिप में, जो तब के एथेंस में मटेरियलिस्ट टेंडेंसीज जो डेवलप हो रही थी, जो जस्ट नहीं थी, जिसमें राइचियसनेस नहीं था, उसके लिए एक मॉडल, एक विकल्प तैयार करें। भारत में भी इस तरह के प्रयास महावीर के द्वारा किए जा रहे थे, बुद्ध के द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन ये सब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का नॉलेज है, और इस नॉलेज के फॉर्मेशन की जो रिसर्च फिलॉसफी है, रिसर्च इथिक्स है, आज यदि हम पीछे मुड़ करके देखें तो हम पाते हैं कि शायद इंडिया में भी, जो आज हमारा मॉडर्न इंडिया है, उसमें सा विद्या या विमुक्तय को हम लोग गुड फॉर नथिंग मानकर शायद छोड़ दिए हैं। और ऐसा ही वर्च्यू इज नॉलेज जो ग्रीक ट्रेडिशन में था, तो जो ग्रीक की भविष्य में आने वाली संततियां हैं, जो आज का मॉडर्न यूरोप है, उसने भी उसको गुड फॉर नथिंग मानकर छोड़ दिया है। हो सकता है कि हमने जो अभी ये क्लेम किया है, ये टिप्पणी की है,
उसको लेकर कुछ लोग असहज हो सकते हैं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हम इस बात को कुछ तथ्यों के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट कर दें। आप आज दुनिया भर के राष्ट्रों के जीडीपी को देखिए और उनके ऊपर जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट है उसको देखिए, जो उनके ऊपर ऋण है, तो आप पाएंगे कि वह ऋण 100 से 180% तक का है जीडीपी का। अब यह क्या है? दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए, तो डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग जितना नेचर का डिस्टॉर्शन करते जा रहे हैं, जितना उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम लोग अपनी भावी संततियों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? इन दोनों पर विचार करिए तो शायद हम यही पाएंगे कि चार्वाक की जो फिलॉसफी थी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हम उसी तरीके के, उसी के समर्थन के लिए जो नॉलेज होता है उसको हम आज जस्टिफाई करने लगे हैं, उसको हम डेवलपमेंट कहने लग गए हैं। अब जब हम इस तरह के नॉलेज को ऑब्जेक्टिव नॉलेज के रूप में डेवलप करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा कि कैसे करते हैं, तो यह जो नॉलेज होता है वह ईसा मसीह को, महात्मा बुद्ध को, शंकराचार्य को क्या कहता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। जब आजकल हम मॉडर्निटी के खिलाफ, मॉडर्निटी के अगेंस्ट कुछ कहते हैं, तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो किसी नॉलेज को का प्रैक्टिकल होना या इम्प्रैक्टिकल होना खुद एक नॉलेज है, और इस नॉलेज का निर्माण हम एक रिसर्च फिलॉसफी के जरिए करते हैं। तो जिस नॉलेज को हम इम्प्रैक्टिकल कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसकी इम्प्रैक्टिकलिटी के भीतर से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, हम उनको दूर करने के लिए फिर उसी इम्प्रैक्टिकल नॉलेज का सहारा भी लेने लगते हैं। जैसे आजकल हम लोग योग का सहारा लेने लग गए हैं। पर एक विचार करिए कि हम लोग योग का सहारा लेते हैं, योग को हम लोग इंटरनेशनल एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो इसमें हम योग को एक एक्सरसाइज के रूप में ले रहे हैं, या योग को हम एक लाइफ साइंस के रूप में ले रहे हैं। योग एक लाइफ साइंस भी है, वे ऑफ लाइफ भी है, लेकिन उस वे ऑफ लाइफ को तो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम योग का जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसको अडॉप्ट करते हैं, और उसको अडॉप्ट करने से मॉडर्निटी को कंज्यूम करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। इसको इस लिहाज से समझिए, आखिर ये सब भी तो नॉलेज है। तो ये सब जो नॉलेज है, और इस नॉलेज की जो फिलॉसफी है, रिसर्च इथिक्स है, तो ये जो रिसर्च फिलॉसफी है वह इस तरह के नॉलेज को क्या करती है, उसके नेचर को डिटरमाइन करती है, उसके लिए जस्टिफिकेशन को खोज के निकालती है, और फिर ये मानती है कि यही वैलिडेट नॉलेज है, यही इसी को हमें अपनाना चाहिए, और यही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसमें मानव मुक्ति संभव है। पर जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो वेस्ट में भी देखिए और इंडिया में भी देखिए, फिर हम लोग ये क्यों चर्चा करते हैं कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन ऐसा था, इसमें वैल्यू जजमेंट ऐसे थे, इसमें ह्यूमैनिटेरियन पार्ट ऐसे थे, इसमें इथिक्स ऐसा था, इन सब चीज़ों की भी चर्चा करते हैं। तो क्या यह सब खाली एक कर्मकांडीय आस्था का विषय बनकर नहीं रह गया है? और यदि वह कर्मकांडीय आस्था का विषय बन के रह गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न मैन है उसकी जो रैशनलिटी है वह डिवाइडेड रैशनलिटी है। और आप आगे चल करके देखिएगा कि जो हमारी रिसर्च फिलॉसफीज हैं वह भी इस डिवाइडेड रैशनलिटी से किस तरीके से प्रभावित है, और हमको किस तरीके से उससे बचना चाहिए। अब ये आप यहाँ कह सकते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो एक रिसर्च फिलॉसफी था,
जब उसमें इतनी अच्छी बातें थी तो आखिर वो क्यों मॉडर्न एज में आकर के पीछे रह गया, बैकग्राउंड में चला गया? हन्ना अरेंड ने इसके लिए अपनी एक बहुत ही विख्यात पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में इसकी व्याख्या किया है, और वो उसमें कहती हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्निटी है और मॉडर्निज्म की जो रिसर्च फिलॉसफी है, वो मेटाबॉलिस्टिक नेसेसिटीज की पूर्ति के लिए और उसके संरक्षण के लिए जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वह उसी को रैशनल बनाने की कोशिश करती है। और जब उसे रैशनल मान लिया जाता है तो पूरी कम्युनिटी, हर आदमी जो मेटाबॉलिस्टिक नेसेसिटीज हैं उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसी में वह अपने को आइडेंटिफाई करता है, और जो प्रेस्टीज के, जो ग्लोरी के नॉर्म हैं उसको भी उसी से जोड़ करके देखने समझने की कोशिश करता है। ठीक इसके विपरीत जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था उसमें हन्ना अरेंड कहती हैं कि उसमें एक्शन को, और एक्शन को ऐसा समझिए जिसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है निष्काम कर्मयोग। तो जो निष्काम कर्मयोग है उस पर बातचीत की गई थी, उसके आधार पर एक सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स तैयार करने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब उस तरह का सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स तैयार करने का प्रयास किया गया था तो उसमें दो चीजें जुड़ी हुई थी। एक था उसमें अहम ब्रह्मास्मि और दूसरा था तत्त्वम असि। मतलब जो सब्जेक्ट का कंटेंट था इंडिविजुअल का, उसको खोजने की कोशिश कहाँ की गई? अहम ब्रह्मास्मि में की गई। और अदर तो वहाँ है नहीं, लेकिन उसके लिए भी यही कहा गया कि तत्त्वम असि। लेकिन जो मॉडर्न फिलॉसफीज हैं, रिसर्च फिलॉसफीज हैं, उसमें देखिए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डाइकोटोमी हमेशा बनी रहती है। कैसे बनी रहती है इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल का सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं आत्मन, आत्म तत्व, आत्म का एलिमेंट, क्या हम इसकी कोई स्टडी करते हैं? नहीं, हम उसकी स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्टिफाइड इंडिविजुअल है। और ऑब्जेक्टिफाइड इंडिविजुअल कैसे होता है? जो एक लिंग है, एक जाति है, एक क्षेत्र है, एक स्पेस है। इसमें जब हम व्यक्ति को पहचानते हैं, समूह को पहचानते हैं, तो हम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं, उसे क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। और ये जो क्वांटिफिकेशन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, यही मॉडर्न रिसर्च फिलॉसफीज का बेस बनता है। अब आधुनिकता ने क्या किया कि वो उसने मात्र मेटाबॉलिस्टिक नेसेसिटीज के इर्द गिर्द जब सभ्यता की नींव रखने का प्रयास किया और इसी के आधार पर विकास प्रक्रिया को पहचानने का प्रयास किया, तो इसमें सिर्फ कैपिटलिस्ट और लिबरल क्लास ने ही बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि इसमें मार्क्सवादियों ने भी और बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और जब लगभग 300 साल के बाद मानव जाति इसमें धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई, तो इसके परिणाम स्वरूप 300 साल में ये दोनों मिल करके, मतलब जो लिबरल ग्रुप की रिसर्च फिलॉसफीज है और मार्क्सिस्ट ग्रुप की रिसर्च फिलॉसफीज है, उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान का सृजन किया कि जिसके बाद आज रिसर्चर का दिमाग उससे प्रभावित रहता है, उससे बंधा हुआ होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए तो 16वीं और 17वीं शताब्दी तक दुनिया में जितना ज्ञान था उसको दुगना होने में लगभग 150-200 साल लगते थे। उसके पहले ये और लंबा समय लगता था। लेकिन 90 के दशक तक आते आते दुनिया में जो सकल ज्ञान है, टोटल नॉलेज है, उसको डबल होने में सिर्फ 1.5 और 2 वर्ष लगते हैं। आने वाले समय में ये और कम हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा नॉलेज एक खास फील्ड को जस्टिफाई करने को लेकर के है कि हम अपनी सारी रिसर्च फिलॉसफी उसी के इर्द गिर्द बनाते हैं और ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि इसी रिसर्च फिलॉसफी ने जिस तरह के नॉलेज को प्रोड्यूस किया है, उसी की वजह से मानव जाति अनेक बार संकटों के घेरे में भी आ गई है।
अब यह जो ज्ञान है जिसे हम आधुनिक ज्ञान कहते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं की ओर मैं आपका ध्यान पहले आकृष्ट कर लूं, तब फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। आधुनिक कही जाने वाली ज्ञान की 5 विशेषताएं हैं। पहली तो यह कि यह सावयवी समाज की जगह यांत्रिक समाज की जरूरतों और उन जरूरतों से प्रभावित जीवन दर्शन का ज्ञान है। मतलब यह मैकेनिस्टिक सोसाइटी का नॉलेज है, यह ऑर्गेनिक सोसाइटी का नॉलेज नहीं है। जो पुराना नॉलेज सिस्टम था जिसके बारे में हम कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का ज्ञान, वह ऑर्गेनिक सोसाइटी का ज्ञान था। ये डिफरेंस हमको समझ के रखना चाहिए। और जो मॉडर्निटी के बाद के का ज्ञान है उसको हम कहते हैं कि यह मैकेनिस्टिक सोसाइटी का नॉलेज सिस्टम है। दूसरा यह कि समाज तथा इतिहास से कटे हुए अणुवादी व्यक्ति का यह ज्ञान है। मतलब जिस तरह इंडिविजुअल को डिफाइन करने की कोशिश की गई वेस्टर्न इनलाइटनमेंट के बाद, जिसमें आप मैकियावेली को पढ़ते हैं, हॉब्स को पढ़ते हैं, लॉक को पढ़ते हैं, बेंथम को पढ़ते हैं, इवन आप बहुत आगे तक जॉन रॉल्स को पढ़ते हैं, वो कैसा इंडिविजुअल है? वह अहिस्टोरिकल है, वह असोशल है, और वह कैसा है? वह इगोइस्ट है, यूनिवर्सल इगोइज्म से प्रभावित है। तो जो रैशनलिटी थी जो रिसर्च फिलॉसफी की, वह किसकी रैशनलिटी थी? वह इसी असोशल, अहिस्टोरिकल और इगोइस्ट इंडिविजुअल की रैशनलिटी थी। इसी से हम अपनी रिसर्च फिलॉसफीज बनाया करते थे। तीसरी बात, मैंने 5 बात शुरू में कही थी। तीसरी बात कि यह जो मॉडर्न एज के प्रायः जितने भी रिसर्च फिलॉसफीज थे वो क्या है? वह सेकुलर है। हम भारत में भले ही सेकुलरिज्म को आजकल बहुत ही हेय दृष्टि से देखने लगे हों, लेकिन क्या हमने भारत में भी ऐसी रिसर्च फिलॉसफीज को डेवलप किया है जिसका प्रयोग करते हुए हम सेकुलरिज्म के द्वारा जो चीज़ें हमारे सोसाइटी में आती हैं उसकी जगह हम दूसरे तरह के नॉलेज को फॉर्म कर सकें? शायद ये कमी है। और ये कमी, जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जो सेकुलर नॉलेज है वह खराब है और जो नॉन सेकुलर रिलीजियस नॉलेज है वह बेहतर है, ये उनके लिए एक चुनौती है कि उनको इसके लिए एक रिसर्च फिलॉसफी का भी डेवलपमेंट करना चाहिए। और ऐसी रिसर्च फिलॉसफी जिसका प्रयोग इकोनॉमिक्स में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, कॉमर्स में हो, नेचुरल साइंसेज में हो, हर जगह हो। और एक बात और जो मैं अब इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो मैं 5 बात शुरू में कहा था कि, और वह 5वीं बात है कि जो मॉडर्न नॉलेज है वह एक तरह के डिसइंचिटमेंट का रिजल्ट है। यह जो डिसइंचिटमेंट वर्ड है यह बेवेरियन लिटरेचर में आपको बहुत बार इस्तेमाल हुआ मिलता है। अब ये जो डिसइंचिटमेंट है इसका मतलब होता है मोह भंग होना। तो ये वर्ड कैसा है? डिसइंचिटेड वर्ड है। क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक सोसाइटी से व्यक्ति का मॉडर्न एज में आते आते मोह भंग हो गया है, और जब मोह भंग हो गया है तो वह एक नए तरह के ज्ञान में मुक्ति के दरवाजे को तलाशने की कोशिश कर रहा है। और जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ज्ञान जिसे मैंने बताया, ग्रीक ट्रेडिशन में भी, इंडियन ट्रेडिशन में भी, उसमें जो मुक्ति के दावे थे और जो मॉडर्निटी में मुक्ति के दावे हैं वो दोनों एक ही जैसे नहीं है। मध्य युग तक आते आते धार्मिकता का आड़ लेकर के जो पुराने मुक्ति के दावे थे, रिसर्च फिलॉसफी जो उनकी थी, वो धीरे धीरे सामंतवादी और रूढ़िवादी तत्वों से प्रभावित होने लग गई। और इसकी वजह से उसको एक समय में जब मॉडर्न एज के दहलीज पर मानव जाति आ गई थी तो उसको खारिज करने का प्रयास किया। मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से भी मोह भंग हो गया, ऑर्गेनिक सोसाइटी से भी मोह भंग हो गया, ईश्वर से भी मोह भंग हो गया। और जो ऐसी दुनिया है, ऐसा इंडिविजुअल है और उसका जो ज्ञान है वह मॉडर्निटी का नॉलेज है, डिसइंचिटेड वर्ल्ड का नॉलेज है। ये मैक्स वेबर ने इसको बार बार इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। अब जो पश्चिमी ज्ञानोदय यानी कि इनलाइटनमेंट में ये जो 2 शब्द आ रहे थे उसका देखिए किस तरह से रिसर्च फिलॉसफी में प्रभाव पड़ता है। इनमें से एक है
नॉलेज को एक्सक्लूसिव की बजाय इंक्लूसिव बनाने का पहल। मतलब इसने क्या किया, पहले का नॉलेज जब जो एक्सक्लूसिव जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, उसको क्या ये दावे करते हैं कि हम अब एक इंक्लूसिव नॉलेज बनाएंगे ताकि ज्ञान के विषय उपभोक्ता एवं निर्माता के रूप में वर्ग या जाति हितों के बजाय सभी को उसमें शामिल किया जाए। इसे आप जन उभार या लोकतांत्रिक संस्थाओं के आधुनिक काल में उद्भव और विकास प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। और जैसे विधि का शासन, विधि की सर्वोच्चता, न्याय एवं प्रशासन की एकरूपता, जन कल्याण की योजना, यह जो अभिव्यक्त हो रहा था, मतलब एक तरह की जो डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा था सोसाइटी में, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे थे, उसके लिए जिस तरह के नॉलेज की जरूरत थी वह एक डिसइंचिंटेड वर्ल्ड के फॉर्मेट से आ रहा था। और इसी का एक दूसरा पक्ष है, और जो दूसरा पक्ष है वह यह है कि जैसे जेम्स वाट, एडिसन, विलियम हार्वे, न्यूटन आदि के खोज जो परिणाम उत्पन्न कर रहे थे, वह डिसइंचिंटमेंट का एक नया डायमेंशन क्रिएट कर रहा था। वो नया डायमेंशन क्या था? वह था विशालकाय मशीनों को देख करके बिल्कुल से चमत्कृत हो जाना, जैसा कि हम हॉब्स में देखते हैं। और जो मशीनों की कार्यप्रणाली थी उसके माध्यम से समाज को, व्यक्ति को, यूनिवर्स को समझने और परिभाषित करने का प्रयास किया गया। यह मॉडर्न एज में आ करके एक ऐसा बदलाव था जिसने पुराने ऑर्गेनिक सोसाइटी के नॉलेज को और नए मैकेनिस्टिक सोसाइटी के नॉलेज को, रिसर्च फिलॉसफी को बिल्कुल बदल करके रख दिया। और इस बदलाव में हम देखते हैं कि जो मुक्ति काम्यता की धारणा थी वह सेकुलर और मटेरियल हो चली गई, और उसका अधिष्ठान ये मनुष्य का फिजिकल बॉडी, जो शरीर है, वही होता गया। अब इस धारा की जो रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च इथिक्स है, उसका पहला व्यवस्थित प्रणेता टॉमस हॉब्स है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वह साइंटिफिक मैटरलिज्म की नींव रखने वाला स्कॉलर है। और इसी में दूसरा नाम आता है डेकार्ट का, रेने डेकार्ट का, जिसने माइंड डाइकोटॉमी स्टेब्लिश, माइंड बॉडी डाइकोटॉमी स्टेब्लिश किया। और तीसरा नाम आता है इसमें अगस्ट कांट का, जिन्होंने इन दोनों की मतलब हॉब्स की और डेकार्ट की जो मान्यताएं थी उसके आधार पर एक पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी को डेवलप किया। और यह जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी है उसके बारे में कुछ आगे कहने से पहले हम एक चीज का स्पष्टीकरण कर दें, क्योंकि आप में से जो बहुत ही गहरी जानकारी रखने वाले लोग होंगे वो हमारे ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं कि सर आपने तो हॉब्स को और डेकार्ट को एक ही कैटेगरी में रख दिया, जबकि हम प्योर फिलॉसफी में इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में पढ़ा करते हैं। इसका वजह है, और इसको अब प्रोसेस की नज़रिए से नहीं देखिए बल्कि रिजल्ट के नज़रिए से देखिए कि हॉब्स ने जो रिसर्च फिलॉसफी डेवलप किया और डेकार्ट ने जो रिसर्च फिलॉसफी डेवलप किया उसका परिणाम क्या हुआ। और उसका परिणाम जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवादी है और डेकार्ट विवेकवादी है। अतः दोनों को एक ही कैटेगरी में रख देने का औचित्य तो नहीं बनता है, लेकिन इस समायोजन को आप प्रक्रिया के बजाय परिणाम के दृष्टि से देखें। डेकार्ट माइंड बॉडी डाइकोटोमी के कार्टेशियन डिवीजन के माध्यम से विभाजित रैशनैलिटी की नींव रखते हैं, जिस पर मुझे फोकस करना है। हॉब्स में यह विभाजन अधिकार और कानून का विभाजन है, मतलब वह विभाजन हॉब्स में भी है और डेकार्ट में भी है। हॉब्स अधिकार को इच्छा पर और कानून को शक्ति पर आधारित मानते हैं। प्राकृतिक अवस्था में जिसकी जैसी शक्ति उसका वैसा कानून, और जिसकी जैसी इच्छा वैसा उसका अधिकार होने के कारण ही प्राकृतिक अवस्था एक विकट संघर्ष की अवस्था थी। लेकिन इसमें खास क्या बात थी कि इस फिलॉसफी को, जिस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल किया हॉब्स ने, वो पूरा ऑब्जर्वेबल था, क्वांटिफिएबल था। लेकिन जब इसका निदान खोजने की बात आई
तो हॉब्स की जो फिलॉसफी थी वह बिल्कुल लचर साबित होती है। और फिर हॉब्स कहते हैं कि वास्तव में एक यूनिवर्सल रीजन होता है, यूनिवर्सल लॉ होता है, जो वास्तव में लॉ तो है नहीं, इसको हम अलंकारिक भाषा में लॉ कह रहे हैं, और वह मनुष्य को प्रभावित करता है। तो साइंटिफिक मैटरलिज्म की जितनी भी नींव हॉब्स ने रखी थी 200-300 पन्नों में, वह वहीं पर आकर के कहाँ धराशायी हो जाती है? वहां धराशायी हो जाती है कि उसके माध्यम से हॉब्स यह खोज नहीं पाते हैं कि कैसे मनुष्य अपनी रक्षा करने के लिए प्रेरित हो सकता है, प्राकृतिक अवस्था से वह कैसे एस्केप कर सकता है, बाहर आ सकता है। मतलब मोशन और मशीन के आधार पर जो साइंटिफिक मैटरलिज्म डेवलप करने का हॉब्स ने प्रयास किया था, उस प्रयास के द्वारा जो ह्यूमन डायनामिक्स है, ह्यूमन सोसाइटी है, उसको समझने की बाधा हॉब्स को ही आ गई थी। और ये डायकोटोमी पहले से ही है डेकार्ट में। इसीलिए मैं दोनों को एक कैटेगरी में रखते हुए ये कहा कि इन दोनों के विचारों को मिलाकर जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी है उसको डेवलप करने का प्रयास आगे चल करके करते हैं अगस्त कांटे। इसका मतलब यह हुआ कि वैज्ञानिक भौतिकवाद अपने आरंभ काल से ही दो मोर्चे पर रुग्णता का शिकार रही है। उसमें से पहला है मशीनों एवं भौतिक जगत की एकरूपता के आधार पर मनुष्य एवं सामाजिक जीवन की विविधता, बहुलता, नूतनता को समझ पाने की अक्षमता। और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी की प्री प्रोग्राम्ड स्थिति। मतलब मशीन कैसे होते हैं? वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। तो ह्यूमन रैशनैलिटी को हम प्री प्रोग्राम्ड रिसर्च फिलॉसफी से नहीं समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है साइंटिफिक मैटरलिज्म का। ठीक इसके उलट आप सनातन परंपरा में आकर के देखिए तो यहाँ भी आपको बहुत सारे विध्वंसक हथियारों की बातचीत मिलती है, बहुत सारे यान की बातचीत मिलती है, लेकिन कभी भी जो इंडियन सेज है, इंडियन ऋषि है, वह उनको देख करके चमत्कृत नहीं होता है जैसा हॉब्स हो रहे थे मशीनों को देख करके। बल्कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो ऋषि है वह चमत्कृत होता है कि उन यंत्रों को किस तरीके से ह्यूमन कैपेसिटी के माध्यम से, योग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित करते हैं। और यह जो नियंत्रण इस प्रकार का था, ये प्रवृत्ति अरस्तु में भी है। और अरस्तु ने जब कानून की परिभाषा करते हुए कहा कि रीजन अनरिस्ट्रेन्ड बाय डिजायर इज लॉ, तो वह भी यही कह रहे हैं। या मनुस्मृति में लॉ गिवर के रूप में जब हम ब्रह्मा की कल्पना करते हैं और ब्रह्मा को हम प्योर रीजन कहते हैं, तब भी वही बात यहाँ आती है। पश्चिम में सिसरो का जो चिंतन है जिसमें नेचुरल लॉ की व्याख्या करता है, वह भी इसको वहां तक ले करके आता है। लेकिन ये सभी मॉडर्न एज के पहले के नॉलेज सिस्टम है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि यह जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का रिसर्च फिलॉसफी था, उसको साइंटिफिक मैटरलिज्म ने आकर के क्यों इतना तेजी से रिजेक्ट कर दिया गया? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई कि वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई? यहाँ आपको मैं 5 कारणों का जिक्र करता हूँ उसको समझने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि जो उस वक़्त का उदीयमान पूंजीवाद था, उस पूंजीवाद ने इस नॉलेज में, नए नॉलेज में इन्वेस्ट किया। दूसरी बात यह थी कि यह जो नया नॉलेज आ रहा था, उसने नॉलेज को क्या किया? वेरिफिएबल बताया और उसका प्रदर्शन करके दिखाया। मशीनों की कार्य प्रणाली का हम प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं, लेकिन योग से कोई साधना करके हम कोई चमत्कार कर ले तो उसका प्रदर्शन करके उसके प्रोसेस को नहीं दिखा सकते हैं। तो जो ये प्रदर्शनीयता थी, जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता था कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के जरिए, उसने भी लोगों को इसको बहुत आकर्षित किया अपनी ओर। तीसरी बात इसमें थी कि यह जो नया नॉलेज डेवलप हो रहा था, इसने अपना खूब प्रचार प्रसार किया यह कह के कि यह डेमोक्रेटिक है और इंक्लूसिव है।
और चौथी बात इसमें यह आती है कि यह जो नॉलेज सिस्टम था उसने फिजिकल नीड्स को बढ़ावा दिया और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के संसाधनों को उपलब्ध करा सकता है और सिर्फ यही उपलब्ध करा सकता है, ये भी इस्टेब्लिश किया। इस चीज़ से मार्क्स भी इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन सिस्टम का सबसे रैशनलाइज्ड फॉर्म है वह कैपिटलिज्म है। और पांचवी बात थी जो इसमें कि यह नॉलेज कैसे इतना डेवलप हो गया, मॉडर्न एज का नॉलेज, तो इसमें उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म भी एक कारण बनता है कि इसने कॉलोनियलिज्म के माध्यम से भी अपना प्रचार प्रसार किया। लेकिन यह जो नॉलेज डेवलप हो रहा था उसको सबसे पहली बार झटका मार्क्स के जरिए लगा। मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने कोई नई रिसर्च फिलॉसफी डेवलप की हो जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी से, एम्पिरिसिस्ट रिसर्च फिलॉसफी से अलग हो, ऐसा नहीं किया। उसने बीच में एक क्लेम किया और वह क्लेम क्या था कि जो कैपिटलिज्म था, लिबरलिज्म था, जिसने लिबरलिज्म ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो पूंजीपतियों को स्थान दिया था, मार्क्स ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में प्रोलेटेरिएट्स को वही स्थान दे दिया। लेकिन यह इतना बड़ा परिणाम हुआ, इसके इतने भयंकर उलटफेर हुए कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई और आप सब उस कहानी से जानते हैं। तो लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के डेवलप होते होते हमारे पास कम से कम दो रिसर्च फिलॉसफी थी और उस रिसर्च फिलॉसफी से जुड़ी हुई हमारे पास रिसर्च इथिक्स थे। अब यह जो दोनों ही रिसर्च फिलॉसफीज थी, इस पर देखिए दुनिया दो ध्रुव में बट गई और दो ध्रुव में बट गई तो यहाँ पर क्लेम किया स्त्रियों ने, फेमिनिस्ट जो रिसर्च फिलॉसफी आई कि भाई हम ना तो लिबरल कैटेगरी वाले नॉलेज फॉर्मेशन में शामिल हैं और न ही मार्क्सिस्ट कैटेगरी वाले नॉलेज फॉर्मेशन में शामिल हैं। तो एक नई रिसर्च फिलॉसफी आई जो हम लोग फेमिनिस्ट रिसर्च फिलॉसफी के नाम से उसको देखते हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के भी एक रिसर्च फिलॉसफी आई और अर्नेस्ट नैश का उसमें आप नाम देखते हैं। उन्होंने भी ये क्लेम किया कि भाई आखिर जो मनुष्य का जीवन इस धरती पर है वह पर्यावरण पर ही आधारित है, लेकिन लिबरलिज्म भी इसकी सुरक्षा पर काम नहीं करता है, मार्क्सिज्म भी इसकी सुरक्षा पर काम नहीं करता है। तो फिर आखिर ये किस तरह के नॉलेज फॉर्मेशन सिस्टम से हम लोग गुजर रहे हैं? क्यों न इस नॉलेज फॉर्मेशन सिस्टम को बदलने के लिए हमें एक नए तरह की रिसर्च फिलॉसफी की बातचीत की जाए। तो ये दो जो मेन कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाने की कोशिश किया गया वो किया गया फेमिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म के द्वारा। और इसके साथ इसको क्रिटिसाइज करने के लिए और भी दो चीज़ें हम देखते हैं। एक जो आ रहा था एग्जिस्टेंशियलिज्म की ओर से और दूसरा आ रहा था फेनोमेनोलॉजी की ओर से। ध्यान दीजिए कि लिबरलिज्म ने भी और मार्क्सिज्म ने भी कम से कम एक चीज पर यह माना कि मनुष्य का एक एसेंस है और एसेंस क्या है? उसके एग्जिस्टेंस से पहले है। तो यदि हम मनुष्य के एसेंस को प्री डिटरमाइंड मान लें तो छात्र कहते हैं कि फिर आखिर कुर्सी में, मेज में, टेबल में, गोभी में और मनुष्य में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। इस बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज था लिबरलिज्म का और मार्क्सिज्म का, उसको एग्जिस्टेंशियलिज्म ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। और एग्जिस्टेंशियलिज्म और फेनोमेनोलॉजी को मिला करके एक और रिसर्च फिलॉसफी डेवलप होती है। उसका यह क्लेम था कि नॉलेज में कोई ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं होती है। जो नॉलेज है वह डिस्कर्सिव फॉर्मेशन है, वह बिखरा हुआ होता है। इसमें जो नॉलेज में यूनिटी आती है, जो एकलता आती है, सकलता आती है, वह वास्तव में एक पावर गेम है, पावर डायनामिक्स है। और इस चीज़ को जिन लोगों ने इस्टेब्लिश किया
हम उनको पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। अब इतनी जो रिसर्च फिलॉसफी की हम बातचीत कर रहे हैं, इस रिसर्च फिलॉसफी में देखिए कि जिसको हम पोस्ट मॉडर्न रिसर्च फिलॉसफी कहते हैं, इसका दावा है कि वास्तव में जो लैंग्वेज है, खास करके जो स्ट्रक्चरलिज्म के सस्यूर के प्रभाव से डेवलप हुआ है, वह लोगोसेंट्रिसिज्म के प्रभाव में रहता है और वह क्या करता है, बाइनरी रिलेशंस क्रिएट करता है। मतलब हमारी जो पूरी समझ है वह कैसी है, वह लोगोसेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग है और वह बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो मॉडर्न एज में लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म के जरिए नॉलेज हमको प्राप्त हुआ है, जो लोगोसेंट्रिक नॉलेज है, उस लोगोसेंट्रिक नॉलेज को हम डीकंस्ट्रक्ट करें। और डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए फूको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज का सहारा लेते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं। अब ज्ञान निर्माण और ज्ञान को पहचानने के क्षेत्र में जब हम विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 90s के 80s के आसपास, जब हमारे पास इसके लिए अलग अलग डिस्कोर्स थे, रिसर्च फिलॉसफी एक डिबेट से गुजर रही थी, और वह डिबेट तब बहुत बढ़ गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पोज्ड द आइडेंटिटी क्राइसिस अमंग पीपल। वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों आ गई? क्योंकि पहले लोग अपने को डिफाइन करते थे तो लिबरल या मार्क्सिस्ट कहते थे, लेफ्टिस्ट कहते थे। अब लेफ्टिस्ट वाला जो डायमेंशन था वो खत्म हो गया। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का समय था, और इस आइडेंटिटी क्राइसिस के समय में जो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चंस थे वो फिर से सामने आ गए। ये कौन से क्वेश्चन थे? ये वही क्वेश्चन थे जो नचिकेता ने, जाबाली ने, गार्गी ने पूछा था कि हु एम आई, हम कौन हैं। लेकिन 90s में जब ये सवाल आ रहा था तो यह हु एम आई के रूप में नहीं था, बल्कि यह कम्युनिटी की आइडेंटिटी को लेकर के था। मतलब हु आर वी, हम कौन हैं, समूह के रूप में हम कौन हैं। और तब जो इसका आंसर हम लोगों ने किया, जो एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट थी, उस डिबेट में जो हम लोगों ने अपने आप को उत्तर दिया, वह उत्तर दिया कि हम लोग कंज्यूमर हैं। और हम लोग कंज्यूमर हैं, इसका उत्तर हमें आया कहाँ से? हमको इसका उत्तर मिलता है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। और ग्लोबलाइजेशन कोई ऐसी नई चीज लेकर के नहीं आता है जो हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद से और लॉक के जो सेंसेसरी परसेप्शन के माध्यम से रिसर्च फिलॉसफी बनती थी, उससे कुछ अलग हो। लेकिन ये दावा किया गया कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से मनुष्य को अब ढेर सारी समस्याओं से समाधान मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2003 में जॉर्ज लुकास ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ इकोनॉमिक्स में, उन्होंने एक घोषणा किया अमेरिकन जो इकोनॉमिक साइंसेज एसोसिएशन था उसमें, कि अब जो डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है वह एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम बन चुका है और अब उससे लोगों को बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 2007 में ही हम लोग फिर से एक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजरते हैं। और उसके ठीक 13 साल बाद 2020 में जो पैंडेमिक हमारे सामने है, वो पैंडेमिक भी फिर से हमारे सामने वही एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन कि हु आर वी एंड हु एम आई को हमारे सामने ले आया है। ऐसे में यह विचारणीय हो जाता है कि हमें कौन सा ज्ञान चाहिए, इस दुनिया का स्वरूप कैसा हो, राष्ट्रों के मध्य संबंध कैसे हों, लोगों का आपस में और लोगों का प्रकृति के साथ कैसा संबंध हो। यह ठीक है कि जिन विद्यार्थियों ने पहले से ही अपने टॉपिक को रजिस्टर्ड करा लिया है, वे उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं,
परंतु इन चिंताओं के समाधान में उनके द्वारा उत्पादित ज्ञान किस तरह से कारगर हो सकता है, इसका विवेचन तो वो कर ही सकते हैं। अभी तक की चर्चा में रिसर्च फिलॉसफी तथा रिसर्च इथिक्स के एक पक्ष की चर्चा हुई है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो है तो पहले पक्ष से ही जुड़ा हुआ किंतु सैद्धांतिक के बजाय ऑपरेशनल है। आज ज्ञान एक मार्केटेबल प्रोडक्ट है। आपके द्वारा उत्पादित ज्ञान की मार्केटेबिलिटी की अपनी फिलॉसफी और इथिक्स है। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे विषय पर ज्ञान उत्पादित करें जिसकी डिमांड हो, वह विश्वसनीय और टिकाऊ हो। ज्ञान में विश्वसनीयता लाने के लिए जरूरी है कि पूरे शोध का संचालन उस रूपरेखा में किया गया हो जो उसके लिए सबसे उपयुक्त है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपने अपनी हाइपोथेसिस के अनुकूल रिसर्च डिजाइन का चुनाव किया हो। ऐसा न हो कि आपने डायग्नोस्टिक हाइपोथेसिस लिया हो और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन को चुन लिया हो। इस दृष्टि को विकसित करने के लिए हाइपोथेसिस के प्रकार, रिसर्च डिजाइन के प्रकार और उसके मध्य संबंधों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेने की जरूरत होती है। अब बात आती है कि हमारे द्वारा उत्पादित ज्ञान की डिमांड है या नहीं है और हम उसे कैसे उत्पन्न करें। यह शोध के लिए लिए गए चरों यानी कि वेरिएबल्स के चुनाव से जुड़ा हुआ मसला होता है। मसलन आप 40 और 50 के दशक में लिए जा रहे वेरिएबल्स को अपनाते हैं, तब एक तो आप सिर्फ रिविजनिस्ट अप्रोच से काम करने जा रहे हैं और आप ऐसे ज्ञान का निर्माण नहीं कर रहे हैं जिसकी वर्तमान समय में मांग हो। विद्यार्थी अक्सर इसमें गलती करते हैं और अपना ठीक से बचाव नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को आप समझ लेने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आप भारतीय संघवाद पर काम कर रहे हैं और एक बिल्कुल नए चर आक्रामक संघवाद का प्रयोग नहीं करते हैं। आप सहयोगात्मक संघवाद, बार्गेनिंग फेडरलिज्म इत्यादि का, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म तक का ही आप चुनाव करते हैं, तो बंगाल में और केंद्र के बीच में जो हो रहा है उसका अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नॉलेज की मार्केटेबिलिटी है कि नहीं, उसका डिमांड है कि नहीं, यह जो वेरिएबल्स हम लोग चुनते हैं उसके आधार पर ही यह तय होता है। इसके बाद बारी आती है कि हम जो ज्ञान उत्पादित कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वह टिकाऊ है कि नहीं। तो देखिए, आज का जीवन इतना तेज हो गया, इतनी गति तेज हो गई है कि उसमें टिकाऊ ज्ञान जैसी कोई चीज बहुत है नहीं। फिर भी थ्योरी बिल्डिंग के प्रोसेस में हम अपने रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च इथिक्स का जितनी गहराई से पालन करते हैं और अपने द्वारा उत्पादित ज्ञान को कैसे हम क्रॉस कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए दरवाजे खोलते हैं, इससे उसका टिकाऊ होना निर्भर करता है। यूजीसी या ICSSR तथा अन्य उच्च शिक्षा नियामक संस्थाओं द्वारा किसी शोध परियोजना के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। उसमें भी क्रॉस कल्चरल एक्सप्लोरेशंस और विभिन्न तबकों के लिए हमारे द्वारा उत्पादित ज्ञान की क्या उपयोगिता सिद्ध होने वाली है, इसके लिए प्रारूप में बताया गया होता है। मसलन वह ज्ञान किस प्रकार से प्रशासनिक निर्णयों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, भारत बोध आदि को लाभान्वित कर सकता है और संरचनात्मक हिंसा, सांप्रदायिक विद्वेष आदि को कम कर सकता है। रिसर्च फिलॉसफी जहां ज्ञान के स्वरूप, औचित्य, प्रामाण्य, वर्ल्ड व्यू आदि से संबंधित है, वहीं रिसर्च इथिक्स का संबंध इंटीग्रिटी से है। रिसर्चर को अपने शोध में हर संभव तरीके से पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए और उसे फंडिंग एजेंसी तथा रिस्पोंडेंट्स के प्रति वफादार होना चाहिए। बहुधा मार्केट रिसर्च और चुनाव सर्वे में लोग फंडिंग एजेंसी के प्रति निष्ठावान तो होते हैं, परंतु रिस्पोंडेंट्स के प्रति वफादार नहीं देखे जाते हैं। समय पर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आर्थिक शुचिता का पालन करना और फंडिंग एजेंसी के यदि कुछ विशिष्ट हित हैं तो उन हितों का रिस्पोंडेंट से खुलासा न करना रिसर्च इथिक्स के वह पक्ष हैं जो फंडिंग एजेंसी के प्रति रिसर्चर की लॉयल्टी या निष्ठा से संबंधित है। इसी तरह रिस्पोंडेंट्स के
पर्सनल डेटा को यदि वह न चाहे तो किसी से साझा नहीं करना चाहिए, यह भी रिसर्च एथिक्स का पार्ट है। रिसर्च एथिक्स में यह भी शामिल है कि हम दूसरों के स्रोतों को अपना मानकर या अपना बताकर प्रस्तुत न करें। यह प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है और अब इसके लिए आर्थिक एवं शारीरिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। परंतु जहां हमें सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल करना आवश्यक होता है, वहां हमें पूरे संदर्भ देकर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तब रिस्पोंडेंट्स के किसी आस्था को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी प्रलोभन के माध्यम से उनसे सूचना इकट्ठी करनी चाहिए। यह भी रिसर्च इथिक्स का पार्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस ने रिसर्च इथिक्स का एक व्यापक खाका तैयार किया है और उसमें रिसर्च इथिक्स के 18 सूत्र शामिल किए हैं, जिसमें एक एक करके मैं बोलता हूं। ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, केयरफुलनेस, ओपननेस, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग, रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कंपिटेंस, लीगलिटी, एनिमल एंड ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन शामिल है। ये 18 रिसर्च इथिक्स की चीज़ें हैं जिसको दुनिया भर में मानी जाती हैं। मैं अपनी ओर से इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया करता हूँ और अपनी ओर से कहता हूँ कि जो रिसर्च इथिक्स हैं वो 19 है और जो 19th है वह है वैल्यू फॉर टाइम एंड मनी। चूंकि इन सभी 19 विषयों की अपनी एक फिलॉसफी भी है, इसी कारण शुरू से ही मैंने रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च इथिक्स को एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय कहा है। अब यहाँ पर आकर के हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च फिलॉसफी की बातचीत कर लेनी चाहिए। तो हम यहाँ सबसे पहले लेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ द पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम। द पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम is based in the assumption that a single tangible reality exists, one that can be understood, identified and measured. This allows explanation and prediction in a causal framework to operate naturally, as causal inferences rely upon, यहाँ मैं दो चीजें कहूँगा। फर्स्ट, टेम्पोरल प्रेसिडेंस ऑफ एग्जाम्पल, इट मीन्स एक्स मस्ट प्रीसीड्स वाई। जब हम रिसर्च करते हैं तो वास्तव में क्या करते हैं? हम वेरिएबल्स में संबंध बैठाते हैं, संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी है उसका एक सेकेंड पार्ट है और वह है एसोसिएशन। इट मीन्स एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड। एंड थर्ड, लैक ऑफ कन्फर्डेंस, इट मीन्स नो अदर फैक्टर्स अफेक्ट द आउटकम। ये पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी के बेसिक फाउंडेशंस हैं। आप यदि इसमें कुछ विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ द पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइम पर एक आर्टिकल लिखा है यून शू ने, जो प्रकाशित हुआ था एकेडमिक मेडिसिन में वॉल्यूम 95 2020 में। और इसको यदि आप बहुत गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो जेएस मिल की अ सिस्टम ऑफ लॉजिक को देखना चाहिए। अ सिस्टम ऑफ लॉजिक लॉन्गमैन से प्रकाशित हुआ है, लंदन से। जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी के 5 रूट्स की चर्चा करते हैं, जिसमें है गोल्स ऑफ साइंसेस। इट मीन्स गोल्स ऑफ साइंसेस, it means natural sciences and social sciences are not different. Second है methodology. It means methodology of social sciences and natural sciences are not different.
लॉज ऑफ नेचर। नेचुरल साइंसेज में जो लॉ ऑफ नेचर है वही लॉ ऑफ नेचर प्रिवेल करते हैं सोशल साइंसेज में। एविडेंस फॉर लॉ, जिस तरीके से नेचुरल साइंसेज एविडेंस खोजते हैं नेचर का, उसी प्रकार से सोसाइटी के लॉ खोजते हैं जो सोशल साइंस के रिसर्चर हैं। और सैम्पलिंग एंड इन्फ्रेंसेज, मतलब नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज की मेथडोलॉजी में जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार 4 समानताएं हैं, एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है सब्जेक्ट मैटर का, जो वो 5वीं बात में आकर के कहते हैं सैम्पलिंग एंड इन्फ्रेंसेज। मतलब सैम्पलिंग अलग होगा नेचुरल साइंसेज का और सोशल साइंसेज का अलग होगा। ये पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी के पार्ट थे। दूसरा अब मैं लेता हूं फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च पैराडाइम। Empiricist research philosophy states that the origin of all knowledge is sense experiences. It emphasizes the role of the 5 senses in obtaining knowledge and presents the argument that human can only have a posteriori knowledge. It also रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ इनेट और इनबॉर्न नॉलेज। ये जो इनेट और इनबॉर्न नॉलेज है उसमें रैशनलिस्ट लोग विचार करते हैं, जैसे डेकार्ट था, जैसे पहले प्लेटो। पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म आर 2 इंटररिलेटेड रिसर्च फिलॉसफीज। एम्पिरिसिज्म डिस्क्राइब्स द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड पॉजिटिविज्म बिल्ड verifiability, quantifiability through subscribing certain tools of measured observation। मतलब ये जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी थी वह एम्पिरिसिस्ट रिसर्च फिलॉसफी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जो नॉलेज के सोर्स एम्पिरिसिज्म के जरिए आते हैं उसी को जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी है वो क्या करती है, उसको कैसे वैलिडेट किया जा सकता है, कैसे उसकी एक मेथडोलॉजी तैयार की जा सकती है, इस पर वो बातचीत करता है। और आप सब इसके बारे में जानते हैं, वो बड़ा आसान है, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के माध्यम से सत्यापन। ये पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी की चीज आती है। अब जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि वास्तव में यह एम्पिरिसिज्म के द्वारा दिए गए नॉलेज को ही एक मेथडोलॉजिकल टूल्स के जरिए इस्टेब्लिश करता है, उसकी वैलिडिटी को खोजता है, उसमें क्वांटिफिकेशन के गुण ले आता है। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिविज्म और एम्पिरिसिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। कभी विचार करिएगा कि जो क्लासिकल एम्पिरिसिज्म था जब वह रेडिकल एम्पिरिसिज्म में बदला तो रेडिकल एम्पिरिसिज्म के साथ फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म आ गया। अब ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म था और जो रेडिकल एम्पिरिसिज्म था वो करते क्या है। क्लासिकल एम्पिरिसिज्म के बाद रेडिकल एम्पिरिसिज्म का आगमन हुआ जिसमें इंद्रियानुभववाद में न आने वाले तत्वमीमांसीय मान्यताओं को, मतलब जो ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशंस हैं, खारिज करने का प्रस्ताव आया। मतलब सेंसरी परसेप्शन से जिसको हम नहीं जान सकते हैं उसको हम नहीं जान सकते हैं। ईश्वर दुनिया से पहले ही बाहर था, इसमें और बाहर हो गया, और इसको वियना सर्किल के माध्यम से इस्टेब्लिश किया गया। और वियना सर्किल पे आप जानते हैं हैंस हॉर्न, रिचर्ड वॉन और कार्ल पॉपर बड़े नाम हैं। रिसर्च फिलॉसफी की दृष्टि से देखें तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने बहुत बड़ा काम किया और उस पूरे काम को हम कार्ल पॉपर के एक वाक्य में समझ सकते हैं। पहले से जो पॉजिटिविज्म था वो कह रहा था कि वेरिफिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। पॉपर ने कहा नॉन वेरिफिएबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। इससे फर्क क्या पड़ता है, उस फर्क को समझने के लिए आपको कार्ल पॉपर ने कार्ल मार्क्स जी की जो आलोचना की उसको समझना चाहिए। और वह बात यह है कि कार्ल पॉपर ने कहा कि कार्ल मार्क्स की जो रिसर्च फिलॉसफी है वह रिसर्च फिलॉसफी साइंटिफिक है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सहारा लेता है तो उसके रिसर्च में बायसनेस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा मजाक में समझिए, दिल पर मत लीजिएगा। तो जैसे हम लोग आजकल कहते हैं विकल्प नहीं है, या कहते हैं कि मॉडर्निटी का विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है एक राजनीतिक संदर्भ में आप मैसेज आप तक कन्वे हो रहा होगा। तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा लिया गया निष्कर्ष है। तो इसमें स्वाभाविक है कि बायसनेस रहेगा, और जब इसमें बायसनेस रहेगी तो बायसनेस किस तरीके की है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एरिया बहुत बड़ा होता है। अब मार्क्स ने हाइपोथेसिस क्या लिया कि द इनर कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। वेरिएबल्स में क्या लिया? पूरी दुनिया को रख लिया। कहां रिसर्च करके दिखाया? इस दुनिया में। पॉपर कहते हैं कि यदि अब हमको इसके नॉन वेरिफिएबिलिटी की जांच करनी है तब तो हमको एक अलग दुनिया चाहिए ना भाई। इस दुनिया में जांच करके कार्ल मार्क्स बता रहा है अपनी बात को, तो हम उसकी असत्यापनीयता को कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक दूसरी दुनिया चाहिए। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्शन नहीं किया है बल्कि प्रोफेसी की है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं कार्ल पॉपर। किसके जरिए? लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जरिए। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविज्म की रिसर्च मेथोडोलॉजी उस तरीके से नहीं बन पाई जिस तरीके से पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी को लेकर के पॉजिटिविज्म की रिसर्च मेथोडोलॉजी बनी थी। समय कम है इसलिए अभी इसको छोड़ता हूं और अगले मुद्दे पे आता हूं। अगली रिसर्च फिलॉसफी को हम लेते हैं और वह रिसर्च फिलॉसफी है फिलॉसफिकल फाउंडेशंस ऑफ रियलिस्ट रिसर्च पैराडाइम। रियलिस्ट रिसर्च पैराडाइम बिलीव्स इन सर्टेन ऑब्जेक्टिव रूल्स विच गवर्न द यूनिवर्स, सोसाइटी एंड ह्यूमन माइंड। सोशल साइंस में यह ऑब्जेक्टिव रूल्स पावर गोल्स हैं। और ये पावर गोल्स किसका है? वही मॉडर्निटी वाले इंडिविजुअल का जो सेल्फ सेंटर था। वो क्या करता है? वो पावर मैक्सिमाइजेशन में लगा रहता है। तो जो रियलिस्ट रिसर्च फिलॉसफी होती है वो क्या करती है? वह इसी पावर गोल को कैसे समझा जाए इसका प्रयास करती है। पावर मैक्सिमाइजेशन के जो मैकेनिज्म है उसको कैसे समझा जाए इसका प्रयास करती है। और इसके लिए वह इंडिविजुअल को कैसे परिभाषित करती है? वह इंडिविजुअल को उसी तरीके से परिभाषित करती है जैसा मैकियावेली कर रहा था। लेकिन यह जो रिसर्च फिलॉसफी है, रियलिस्ट रिसर्च फिलॉसफी है, इसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल वहां कर पाते हैं जहां प्रिजनर्स डायलेमा वाला सिचुएशन हो, इंटरनेशनल रिलेशन में खास करके, कि ए राष्ट्र क्या करने वाला है, व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन बाय अ नेशन। यदि हम कुछ ये स्टेप लेते हैं, नहीं पता होता है, तो हम क्या करेंगे? वो पावर मैक्सिमाइजेशन की ओर जाएंगे क्योंकि हम प्रिजनर्स डायलेमा में पड़े हुए हैं। तो रियलिस्ट रिसर्च फिलॉसफी का इस्तेमाल उस रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है जहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट एरिया है उसमें प्रिजनर्स डायलेमा वाले सिचुएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक अगले रिसर्च फिलॉसफी की हम बात कर लें, फिलॉसफिकल फाउंडेशंस ऑफ इंटरप्रेटेटिव रिसर्च पैराडाइम। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने क्या किया कि पुराने सारे रिसर्च फिलॉसफी को उलट पलट कर दिया था। कुछ नया नहीं, लेकिन इसको समझिए। इंटरप्रेटेटिव रिसर्च फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट सोशल रियलिटी इज नॉट सिंगल। ध्यान दीजिए,
पॉजिटिविज्म जब पढ़ रहे थे, पॉजिटिविस्ट रिसर्च फिलॉसफी पढ़ रहे थे, उसने क्या कहा था? वो सिंगल है और ऑब्जेक्टिव, बट is rather shaped by human experiences and social contexts or ontology, and is therefore best studied within its socio-historical context by the reconciling the subjective interpretations of its various participants. इसका मतलब जो यह इंटरप्रेटेटिव रिसर्च पैराडाइम है वह क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है। जो एम्पिरिसिज्म का रिसर्च फिलॉसफी था, जो पॉजिटिविज्म का रिसर्च फिलॉसफी था, वह क्या कर रहा था? वह क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा था। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो बात हो रही थी उसमें क्या पाया गया कि भाई इसमें सब्जेक्ट को तो आप मनमाने तरीके से देखते हैं, और ये जो इंटरप्रेटेटिव रिसर्च फिलॉसफी थी इसी का एक वेरिएंट फेमिनिज्म है। वो कहता है कि हम, फेमिनिज्म क्या कहती है कि भाई आप हमको उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, हमारी परिभाषा आप तो अपने ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स के जरिए कर ले रहे हैं। और उसी का दूसरा वेरिएंट, मतलब कि क्वालिटेटिव रिसर्च का ही दूसरा वेरिएंट पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये क्या कहता है कि वास्तव में जिसको पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म की जो रिसर्च फिलॉसफीज थी, जिसको वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज कह रहे थे, वह पावर डायनेमिक्स का काम था। इंडिविजुअल वैसा है नहीं, या हर जगह वैसा नहीं होता है। इसलिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम उस पावर डायनेमिक्स के रोल को समझें। तो इसने भी ऑब्जेक्टिविटी को खारिज कर दिया। तो हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे चलते हुए जब यहां तक पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे रिसर्च में सब्जेक्टिविटी क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी क्या हो, इसको लेकर के रिसर्च फिलॉसफीज के बीच में बड़ा डिबेट है। क्वालिटेटिव रिसर्च इस पर एक ओर जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इस पर दूसरी ओर जाती है, और इसी जद्दोजहद के बीच में जो ज्ञान हम विकसित कर रहे हैं, उस ज्ञान ने क्या किया हुआ है? दुनिया में हिंसा को बढ़ाया हुआ है। अब इतनी बड़ी हिंसा के बीच में हम लोग जी रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसमें ये जेंडर्ड नॉलेज हमने बना रखा है, ये हमने पर्यावरण को नाश करने वाला नॉलेज बना रखा है। तो हमें रिसर्च फिलॉसफी पर विचार करने की जरूरत है, और विचार करते हुए ये बात करने की अब जरूरत है कि क्या हम इंडियन ट्रेडिशन से रिसर्च फिलॉसफी को कोई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। भारत में जब हम भारत बोध की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन परंपरा की बात करते हैं, तो क्या हमने रिसर्च फिलॉसफी डेवलप करते हुए बुद्धिज्म के प्रत्युत समुत्पाद का सहारा लिया? क्या हमने जैनिज्म के स्यादवाद का सहारा लिया? क्या हमने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के आधार पे कोई रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की? नहीं किया। जब नहीं किया तो सवाल यह आता है कि क्या यह किया ही नहीं जा सकता है या किया जा सकता है। मैंने खुद एक अद्वैत पद्धति शास्त्र पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में पेपर प्रेजेंट किया था, बाद में वो पब्लिश हुआ। मैं इस मुद्दे पर अभी और काम कर रहा हूँ। ये शामिल करना जरूरी क्यों है उसको आप समझिए। हम बार बार विवेकानंद को बहुत बार याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं और कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा तो ये होगा कि रिलीजियस टॉलरेंस दुनिया में हो, सर्वधर्म समभाव हो, और हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी सभ्यता का निर्माण बने जिसमें पश्चिम का विकास और भारत की आध्यात्मिकता शामिल हो जाए। तो वो शामिल कैसे होगी? उसके लिए जब तक हमारे पास रिसर्च फिलॉसफी नहीं होगी तो हम उस तरह के नॉलेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और यदि वो प्रोड्यूस्ड है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे।
तो दो तरह की समस्याएं पूरी दुनिया में इस वक्त रिसर्च फिलॉसफी को लेकर के आई हैं। भारत जैसे देशों में आई है कि हम कैसे जो हमारी इंडिजिनस रियलिटी थी, जो हमारी इंडिजिनस पहचान था, आइडेंटिटी थी, हम कैसे उसको अपने मॉडर्न नॉलेज फॉर्मेशन सिस्टम में डालें। और वेस्ट में ये प्रॉब्लम आई है अभी इन्वायरमेंटलिज्म के जरिए, फेमिनिज्म के जरिए, और बिल्कुल ताजा ये आई है कम्युनिटेरियनिज्म के जरिए। और जो नई रिसर्च फिलॉसफी पर बातचीत की जा रही है उसमें यह बात किया जा रहा है कि वास्तव में जो इंडिविजुअल है उसको हम सब्जेक्टिवली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहीं पर हमें शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का या प्रतीत समुत्पाद का, स्यादवाद का एक आधार मिलता है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे, इसको समझिए। यदि हम ऑब्जेक्टिविटी के जरिए, ऑब्जेक्टिविटी लाने के जरिए रिसर्च फिलॉसफीज का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? नाम से, जाति से, गोत्र से, नेशनलिटी से। ये सब क्या है? ये सभी उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट हैं। लेकिन वह इंडिविजुअल इन सब के अलावा भी कुछ है, ये उसका सब्जेक्टिव पार्ट है। इस सब्जेक्टिव पार्ट को प्रायः जो मॉडर्न रिसर्च फिलॉसफीज थी उसने पीछे छोड़ दिया था। इसलिए बार बार यह समस्या हमारे सामने आती रहती है कि जो ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल था वह कंज्यूमर तो है, लेकिन वह सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, तो बाकी का जो पार्ट छूट गया है, हम कैसे उसको पकड़ सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं, वह आत्मन क्या है, और उस आत्मन को हम किस प्रकार से अपने सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी इकोनॉमी में शामिल कर सकते हैं। आखिर क्यों नहीं हम लोगों ने अब तक अद्वैत पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की? गर्व तो हम लोग बहुत करते हैं इस पर, तो करना चाहिए था ना, नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, ये दायित्व अब हम लोगों का है। और वैसे तो यहाँ आकर हमारा आज का व्याख्यान लगभग समाप्त हो जाता है, और अब आपकी बारी है कि आप अपने सवालों के माध्यम से, आपकी जो शंकाएं हैं उसके माध्यम से हमारा ज्ञानार्जन करें। मैं आपका ज्ञानार्जन क्या कर पाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की और आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूं। और अब आपके